सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के लिए कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि बेस्ड है चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर है। कॉन्सेप्ट सब सारे ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जाएंगे कुछ क्वेश्चंस। करीब हमारे पास इसमें 72 क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर के अंदर करीब 72 क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी अदर वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन भी जरूर चेक करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आर, ठीक है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं पता डायमेंशन, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो यहां पे अगर हम फ्लक्स की बात करते हैं, फाई दैट इज बी डॉट ए, क्या होता है? बी डॉट, पूरा डिटेल से बताऊंगा किस तरीके से आपको ड्राइव करना है, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए कॉस थीटा, बट कॉस थीटा का कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। अच्छा बी, यहां पे बी का डायमेंशन, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन भी आपको नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ा, एफ इज इक्वल टू विल साइन थीटा, पढ़ा नहीं पढ़ा? आपने एक इक्वेशंस की स्टडी किया, एफ इज इक्वल टू विल साइन थीटा। तो यहां से अगर v निकालते हैं डायमेंशंस के लिए, तो f बाय आई इंटू एल। तो यहां से आप इसको छोड़ देते हैं, इसका डायमेंशंस हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन के डायमेंशंस वैसे भी नहीं होता है। ओनली डायमेंशन जिसके डायमेंशंस हैं उन्हीं क्वांटिटीज को यहां पे लिखते हैं। तो f बाय आई एल इंटू ए। अच्छा, अब फोर्स का तो आपको डायमेंशंस पता ही होगा। अगर फोर्स का भी डायमेंशंस अगर आपको नहीं पता, तो F इज इक्वल टू एम ए कर लेना, उससे फोर्स का डायमेंशंस आ जाएगा। बट आई होप आपको फोर्स का डायमेंशंस पता होगा। तो देखो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, ठीक ना। एरिया का जो एल स्क्वायर डिवाइड बाय आई इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज ए, और एल का हो जाएगा, सॉरी जो लेंथ है इसका एल हो जाएगा। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा सिंपली, तो आपका जो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। तो ये डायमेंशन हो जाएगा इसका फ्लक्स का, फाई का। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन, इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कह रहा है, अ स्क्वायर ऑफ साइड एल मीटर्स लाइज इन एक्स बाय प्लेन इन अ रीजन where the magnetic field is given by B is equal to B naught 2 I cap plus 3 J cap plus 4 K cap T, where B naught is the constant, B naught आपका constant है। The magnitude of flux passing through the square is, कह रहे कि उस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। सबसे पहले तो आपका यहां पे सिंपली क्या कर रहा है कि एक प्लेन है जो कि एक्स वाई प्लेन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ये आपका प्लेन है इस तरीके से, ये किसमें है, ये एक्स बाई प्लेन में है। किसमें? एक्स बाई प्लेन में। तो अगर इसके एरिया वेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो इसका एरिया वेक्टर है वो अलोंग द जेड एक्सिस होगा। किस एक्सिस के अलोंग होगा? जेड एक्सिस के अलोंग होगा। तो इसका एरिया वेक्टर होगा, तो एरिया वेक्टर जो ए एक्स या ए के कैप। नहीं आया बात समझ में? जब प्लेन आपका एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, अज्यूम करते हैं ये एक्स है, ये वाई है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये आपका जेड एक्सिस है जो कि इस प्लेन पे नॉर्मली होगा। तो एज यू नो कि इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस का नॉर्मल होता है। अगर सरफेस का नॉर्मल होगा तो जेड एक्सिस के अलोंग होगा। अगर जेड एक्सिस के अलोंग है तो उस केस में हम एरिया को क्या लिख सकते हैं, एरिया वेक्टर्स को लिख सकते हैं ए के कैप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? ए के कैप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके जस्ट अ मिनट, हाँ। अब देखो, अब फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है? फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। क्या होता है भाई? फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। अच्छा बी यहां पे दे रखा आपका क्या? बी नॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये तो दे रखा है। डॉट करोगे आप एरिया वेक्टर से, तो डॉट ए के कैप हो जाएगा आपका। एज यू नो आई डॉट के
आई डॉट के कितना होता है भाई, 0 होता है। जे डॉट के कितना होता है भाई, ये भी 0 होता है। और के डॉट के कितना होता है आपका, 1 होता है। तो यहां पे देखो, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे 0 हो जाएगा। तो इसका किसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, ओनली के के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। तो ये आपका जाएगा सिंपल, यहां पे यह जाएगा बी नॉट 4a, क्या जाएगा बी नॉट 4a। और a क्योंकि यहां पे स्क्वायर है जिसकी साइड कितना l है, तो एरिया a इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका l स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका 4b नॉट l स्क्वायर बेवर इसका आंसर है। सॉरी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 4b नॉट l स्क्वायर वेवर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे कि अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2 मीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 1/पाई वेबर पर मीटर, वेबर मीटर, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर दे रखा है ये, इन सच अ वे दैट इट एक्सिस मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द डिस्क इज। कह रहे कि उस डिस्क से, जो डिस्क हमारा है, उस डिस्क से कितना फ्लक्स लिंक करेगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। क्या कह रहे हैं, एक डिस्क है आपका, ये आपका डिस्क है, ये डिस्क का एक्सिस है, ये डिस्क क्या आ जाएगा एक्सिस। एंड एज यू नो, अगर ये डिस्क का एक्सिस है तो इसी एक्सिस के अलोंग आपका एरिया वेक्टर भी होगा इसका, तो एरिया वेक्टर आपका इसके अलोंग वर्क करेगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसका जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कितने डिग्री के एंगल पे है, ये 60 डिग्री के एंगल पे है। देखो यहां पे दे रखा है ना क्वेश्चन में डायरेक्टली, दैट इट एक्सिस मेक 60 डिग्री विद बी। तो इसका मतलब एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल आपका कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए कॉस 60, बी डॉट ए कॉस 60। तो यहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना देखो बेटा, ये दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड आपका 1/पाई इंटू ए दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू 60 1/2। 60 का वैल्यू cos 60 का वैल्यू 1/2, तो यहां पे पाई से पाई कैंसिल, आर कितना आपका रेडियस देखो 0.2, तो 0.2 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 2 से उसको डिवाइड करें 0.1, 0.1 के 0.2 से मल्टीप्लाई करो तो 0.02, कितना का 0.02। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो ओके, बहुत बढ़िया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही फोर्थ, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा है, देखो, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो कह रहे कि जो ईएमएफ है, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है ई, वो किसके रेट ऑफ चेंज के इक्वल है, वो किसके रेट ऑफ चेंज के इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो एज यू नो, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ई इज इक्वल टू दैट इज डी फाई ओवर डी टी। क्या, डी फाई ओवर डी टी, वेयर फाई इज व्हाट, फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द करेक्ट आंसर। यस, गुड। नाउ नेक्स्ट, अब यहां पे जाओ, क्वेश्चंस सिंपल, इसी क्वेश्चंस के अंदर आंसर दे रखा है इसका। देखो, देयर आर टू कॉइल्स ए एंड बी, दो कॉइल्स है, कॉइल ए एंड कॉइल बी। एज शोन इन फिगर, ए करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन बी एज शोन इन, ठीक है, कह रहे कि बी में इस तरीके, ए को हम इस तरीके से मूव करते हैं इस डायरेक्शन में, और बी में इस डायरेक्शन में आपका एक करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देन A is moved towards B and stop when A is stop moving। अब कह रहे कि B में करंट फ्लो ना बंद हो जाता है, फ्लो ना बंद हो जाता है जब A को मूव करना बंद कर देते हैं। मतलब B में यहां पे जो करंट फ्लो रहा है इसमें, वो इसके मूवमेंट की वजह से हो रहा है, इसके मूवमेंट की, A के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। अब A तो कोई मैग्नेट तो है नहीं, सिंपल सी बात है। A क्या है, दैट इज अ करंट कैरिंग कॉइल। तो इसका मतलब A में भी करंट फ्लो हो रहा होगा, ए में भी
करंट फ्लो हो रहा होगा, अगर ए में करंट फ्लो हो रहा है देन यहां पे ए इज मूव्ड टुवर्ड्स बी एंड स्टॉप व्हेन ए स्टॉप मूविंग, द करंट इन ए इज काउंटर क्लॉकवाइज। कह रहे हैं द करंट इन ए इज काउंटर क्लॉकवाइज, देन बी इज केप्ट स्टेशनरी व्हेन ए मूव, वी कैन इन्फर दैट देयर इज। तो इसमें से आपको ये जो स्टेटमेंट्स दे रखा है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसके अंदर ही आंसर है, देखो द करंट इन ए इज काउंटर क्लॉकवाइज। क्या दे रखा है? द करंट इन ए इज काउंटर क्लॉकवाइज। इसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन आप चेक करोगे, देखो कह रहे हैं कांस्टेंट करंट इन द डायरेक्शन, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। यहां पे क्लॉक होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए। ठीक, नेक्स्ट है द वेरिंग करंट इन ए। ए में एक करंट फ्लो हो रहा है जो कि वेरिएबल है, नहीं ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, नो करंट इन ए, ऐसे भी नहीं हो सकता कि अगर ए में करंट नहीं होगा तो बी में भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, तो इसका मतलब ए में तो करंट है। एंड फोर्थ ऑप्शन, अ कांस्टेंट करंट इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए। क्या तरीका यहां पे करेंगे? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज है ए में करंट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। अच्छा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6? सिंपल सा क्वेश्चन है, द फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, द ग्राफ बिटवीन टाइम, जिसमें एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट किया गया, मतलब एक्स एक्सिस में टाइम को रिप्रेजेंट किया गया, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वाई एक्सिस विल बी। क्योंकि ईएमएफ एंड टी के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा? टी के यहां पे ये टी गिवन है आपका। ठीक है, तो देखो सिंपल, अगर हम यहां पे निकालते हैं क्या, फ्लक्स निकालते हैं, क्योंकि ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जो आपका ईएमएफ है, ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज डी फाई ओवर डी टी, डी फाई ओवर डी टी। जस्ट अ मिनट, एक मिनट, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अच्छा, ये आपका दे रखा है ना बेटा, यहां पे फ्लक्स दे रखा है क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, फाई भी दे रखा है आपका, यहां पे ये फ्लक्स गिवन है आपका, फ्लक्स। तो यहां पे अगर फ्लक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी, दैट इज टी स्क्वायर प्लस 2। नाउ ई इज इक्वल टू माइनस, देखो इसका इंटीग्रेट करें, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 2t, एंड 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। तो यहां पे e इज इक्वल टू आपका माइनस का 2t, माइनस का 2t, एंड यहां पे हम ये बता सकते हैं कि जो ईएमएफ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू t। जब प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो हमेशा कैसा ग्राफ बनता है? स्ट्रेट ग्राफ बनता है। तो यहां पे ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट बनेगा। बट देख लेते हैं क्या है, स्ट्रेट लाइन थ्रू द ऑरिजिन, या अब इसको ना कंपेयर करो, इसको एक थ्रू 2t है ना, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट, सॉरी कंपैरिजन करो। अगर आप यहां पे कंपैरिजन करोगे तो m इज इक्वल टू आपको मिलेगा -2, स्लोप क्या है यहां पे? -2 है। देखो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन थ्रू द ऑरिजिन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट नहीं, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव इंटरसेप्ट नो, पैराबोला नॉट थ्रू द ऑरिजिन नो। और जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ आपका इस तरीके से पास होगा, जो कि ऑरिजिन से पास होगा, और ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, स्ट्रेट लाइन थ्रू द ऑरिजिन, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 4.5, एंगल ऑफ, अरे यार स्प्रिंट बहुत करा है, ये 45 डिग्री है, कितना? 45 डिग्री विद अ मैग्नेटिक फील्ड दैट चेंज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0.1 टेस्ला टू 0 इन 0.7 सेकेंड। मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना? 0.1 टेस्ला है, उससे 0 हो जाता है कितने टाइम में? 0.7 सेकेंड टाइम में। द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप
इफ द रेजिस्टेंस इज 1 ओम दैट इज, देखो सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है, एंगल गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 45, बट किसके साथ का एंगल है, द स्क्वायर ऑफ अ वायर साइड लेंथ L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आपका L 10 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पे, इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपका लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से 45 डिग्री पे रखा है। देखो इस तरीके से ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, लूप आपका इस तरीके से रखा है, कह रहे कि यहां पे जो एंगल बनना है ये आपका 45 डिग्री का बनना है। तो अगर इसका एरिया वेक्टर बनाएंगे बेटा, यहां पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, जब एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में ये एंगल 45 है तो ये आपका 45 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए आपको 90 में से 45 को क्या करेंगे, माइनस करें। जब भी प्लेन के साथ, प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल दे रखा है तो उस एंगल को कंसीडर नहीं करना है। अगर ऐसा कंसीडर करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत, आपका आंसर गलत आएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको एंगल हमेशा किसके बीच का कंसीडर करना है, एंगल आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कंसीडर करना है। तो जब भी प्लेन, अगर आपका एंगल दे रखा है, एंगल बिटवीन बी एंड प्लेन, है ना, जो भी प्लेन दे रखा है, आपका कॉइल दे रखा है, उसका अगर एंगल थीटा दे रखा है, देन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में एंगल निकालेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का, और वो एंगल निकलेगा हमेशा आपका 90 माइनस थीटा से, 90 माइनस थीटा से एंगल निकलेगा। ये याद रखो कॉन्सेप्ट ये, ठीक है। तो यहां पे बट 45 डिग्री दे रखा है, 90 में से 45 माइनस करोगे तो 45 डिग्री ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड V1 इज इक्वल टू 0.1 टेस्ला एंड B2 आपका कितना दे रखा है भाई, 0 दे रखा है। क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप कैलकुलेट करना, रेजिस्टेंस आपका दे रखा है 1 ओम, R आपका दे रखा है 1 ओम, और यहां पे डेल्टा टी टाइम जो दे रखा है आपका 0.7 सेकंड का टाइम इंटरवल दे रखा है। तो एज यू नो मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज करते हैं तो क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, या फ्लक्स में जब चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस करता है। तो ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ईएमएफ E इज इक्वल टू व्हाट, ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, क्या माइनस d∅/dt हो जाएगा, ठीक है। एंड फाई इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज B.A, तो माइनस d, या डेल्टा ले लो इसको, आप इसको डेल्टा कंसीडर कर लो, ΔΦ/ΔT, तो माइनस ये आपका जगह डेल्टा फाई क्या जाएगा, फाई आपका जगह B1 डेल्टा फाई आपका जगह φ2 माइनस φ1, φ2 माइनस φ1 डिवाइड बाय डेल्टा टी, डिवाइड बाय डेल्टा टी। देखो अब यहां पे अगर आप सॉल्व करते हैं इसको, φ2 दैट इज B2A cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, माइनस φ1 दैट इज B1A cos 45 डिग्री, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डिवाइड बाय क्या जगह, डेल्टा टी हो जाएगा। अब सिंपल देखो यहां पे V2 आपका 0 है, B2 मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0। अगर V2 मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो ये वाला टर्म्स आपका 0 हो जाएगा, क्या जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप, तो B का वैल्यू, B1 का वैल्यू 0.1 इनटू A का वैल्यू आपका एरिया, देखो स्क्वायर है तो एरिया क्या हो जाएगा, L स्क्वायर 10 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। या अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10 एंड 10 टू द पावर माइनस 2 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 टू द पावर माइनस का 4 इंटू cos 45 1/√2, 1/√2 डिवाइड बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम इंटरवल कितना है भाई 0.7, सॉल्व आउट करो इसको, देखो इसको सॉल्व करो तो यहां पे यह जगह 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2, देखो 10 2 हो जाएगा, ये 2 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 2 बचेगा, डिवाइड बाय 0.7 इंटू √2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करना, इसको क्या करना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 1/7 इंटू 1.414 या 1.41 लिख लो, 41 और इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2,
ठीक है, तो आप इसको ना 10 टू द पावर -3 ले लो, 10 टू द पावर -3 ले लो, अब यहां पे 10 ले लो, 10 कंसीडर कर लो, ठीक है। हाँ, पॉइंट रहता ना यहां पे 0 आ जाएगा, तो 100 बाय इससे इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना, तो ये 98 आएगा। कितना आएगा? 98 इंटू 10 टू द पावर -3। इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम्स अप्रॉक्स 1 टाइम डिवाइड होगा, अप्रॉक्स में निकालेंगे, अप्रॉक्स में निकालोगे तो ये 1 टाइम्स डिवाइड होगा इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये 1 मिली एम्पियर। क्या आएगा? 1 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1 मिली एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। क्या जाएगा? 1 मिली एम्पियर इज द करेक्ट। अप्रॉक्स में निकालेंगे, बट 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो उसको हमने 1 कंसीडर कर लिया है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। क्या लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करस्पॉन्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। कह रहे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है बेटा, वो किस कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बेस्ड है? किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बेस्ड है? दैट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो लेंज लॉ आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, याद रखना, एनर्जी कंजर्वेशन को ये फॉलो करता है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन, देखो यहां पे क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन 9, द नॉर्थ पोल ऑफ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू अ वर्टिकल कंडक्टिंग प्लेन along the perpendicular direction, along the perpendicular direction, the direction of induced current in the conducting plane will be। देखो अब यहां पे सिंपल, ये हमारा एक प्लेन मतलब कॉइल है, वर्टिकल कंडक्टिंग प्लेन है, ये मान लो इस तरीके से कॉइल या प्लेन कंसीडर कर लो। एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार मैग्नेट है, ठीक ना, एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल ये बार मैग्नेट है आपका, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक। अच्छा, अब ये क्या करें, नॉर्थ पोल ऑफ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार मैग्नेट इज बीइंग ब्रॉट क्लोजर टू द वर्टिकल। ये वर्टिकल देखो, ये प्लेन है, ये कॉइल है, ये वर्टिकली तो आ रहा है, ये प्लेन के वर्टिकल हम कॉइल बार मैग्नेट को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द प्लेन। अब कह रहे कि जो प्लेन पे जो करंट इंड्यूस्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो एज यू नो, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर इधर ले आओगे, मतलब बार मैग्नेट को इधर ले आओगे, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इसमें से पास होगा। सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करो, राइट हैंड थंब रूल यूज करना मैं सिखाऊंगा आपको। राइट हैंड थंब रूल्स के हेल्प से आप इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकाल लोगे। राइट हैंड थंब रूल्स किस तरीके से यूज करना है वो एक बार आप समझ लो। देखो अब अगर हम इसको इसके क्लोजर लाएंगे, इसके क्लोजर लाएंगे, तो एज यू नो कि फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। अब ये जो कंडक्टिंग प्लेन है या कंडक्टिंग कॉइल है या कोई भी चीज है, इसके टेंडेंसी ऐसा होगा, ये इस तरीके से इसमें करंट इंड्यूस करेगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो सके। तो ये हमेशा इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है। क्या इंड्यूस करता है? इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने के लिए उसको यहां पे करंट इंड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंडक्टिंग जो प्लेन है या आपका कॉइल है, इसका नेचर या इसका बिहेवियर कैसा होगा कि अपने अंदर इस तरीके से कॉइल इंड्यूस मतलब इस तरीके से ये करंट इंड्यूस करेगा ताकि उस इंड्यूस्ड करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो मतलब ये जो कंडक्टिंग प्लेन है वो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। ये बिहेवियर कब है, जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। बट जैसे मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेंगे तो बिहेवियर अपोजिट हो जाएगा, वो उसको सपोर्ट करेगा, उसको सपोर्ट करने के लिए उसके डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, उसके डायरेक्शन में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। और उसी मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करने के लिए वो करंट के डायरेक्शन को क्या कर देगा, फिर रिवर्स करेगा। तो देखो यहां पे किस डायरेक्शन में, ये आपका कॉइल है, यहां पे ये कॉइल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंड्यूस करना है, तो वो करंट इस तरीके से इंड्यूस करेगा, करंट आपका इस तरीके से इंड्यूस होगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बने। अगर करंट इस तरीके से इंड्यूस हो रहा है, इस तरीके से, तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पे ये जो करंट इंड्यूस करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी मेरे पास कोई कॉइल होता तो मैं आपको समझाता, ठीक है। तो ये हमारा बार मैग्नेट है,
इस ये प्लेन है, हम इस तरीके से इसको ले जा रहे हैं किसकी तरफ, टुवर्ड द कंडक्टिंग प्लेन, कंडक्टिंग प्लेन की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। तो अब ये जो कॉइल है, ये कॉइल, इस कॉइल का बिहेवियर कैसे होगा, ये इस डायरेक्शन में क्या करेगा, करंट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करे तो करंट उसको इस तरीके से फ्लो करना पड़ेगा। जब करंट यहां पे इस तरीके से फ्लो होगा, इस तरीके से फ्लो होगा, तो ये डायरेक्शन क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां पे आंसर इसका क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो डायरेक्शन का यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है और थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग रहता है डायरेक्शन निकालना, बट राइट हैंड थंब रूल्स का यूज करके आप इजीली इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हो, या आप सिंपली यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज भी कर सकते हो, बट वो तब करते हैं जब हमारा कंडक्टर मूव करता है। ठीक है, अच्छा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एन इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर इज केप्ट पैरेलल टू द मैग्नेटिक पैरेलल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। देखो कह रहे कि एक सिलेंडर है, ये लॉन्ग सिलेंडर है, ये इस तरीके से रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्लेस्ड, और मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एज सीन फ्रॉम जेड डायरेक्शन विल बी, अगर हम जेड डायरेक्शन से अगर यहां से देखते हैं इसको, इस सिलेंडर को ऑब्जर्व करते हैं जेड के अलोंग, यहां से खड़े होके मैं इस तरीके से इसको ऑब्जर्व करता हूं, तो कह रहे कि इसमें करंट किस तरीके से फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा, या क्या होगा। ऑप्शंस आपके गिवन है, देखो क्लॉकवाइज ऑफ द पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस के क्लॉकवाइज होगा, या एंटी क्लॉकवाइज ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज होगा, या नो करंट इंड्यूस्ड, कह रहे कि कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, जीरो होगा, या अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो एक चीज यहां पे ऑब्जर्व करो, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है भाई, यहां पे कांस्टेंट है, ये सिलेंडर यहां पे किस में है, स्टेशनरी है, रेस्ट में है, क्या भाई, रेस्ट में है, ये आपका रेस्ट में है, ये कांस्टेंट है, ना किसी में मोशन हो रहा है, ना मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब करंट इंड्यूस्ड होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, जब करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा तो यहां पे क्या होगा, जीरो करंट होगा, नो करंट इज इंड्यूस्ड, नो करंट इज इंड्यूस्ड। अच्छा अब आ जाओ नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 पे, यहां पे भी ये डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका, डायरेक्शन यहां पे भी आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा था, फिगर शोज सर्टेन वायर सेगमेंट जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कोप्लेनर लूप, है ना, फॉर्म अ कोप्लेनर लूप, द लूप इज प्लेस्ड इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ फिगर, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का है, इनवर्ड है, जो इस प्लेन के इनवर्ड जा रहा है। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, कह रहे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, कहां, इनवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है विद टाइम, देन I1 एंड I2 आर द करंट इन द सेगमेंट AB एंड CD, AB एंड CD, कह रहे कि AB एंड CD में, AB एंड CD में, अरे AB एंड CD में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, AB एंड CD में करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो यहां पे डायरेक्शन निकालना है करंट का, जो इसको थोड़ा सा ना यहां ले आता हूं, देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इनवर्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होगा कहां, इनवर्ड होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। अब इस लूप का, या इस जो आपका एक लूप दे रखा है, ये इसका बिहेवियर कैसा होगा, इसका बिहेवियर इस तरीके से होगा सिंपल, कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्रीज हो रहा है, उस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो उसको कम करने की, अगर ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो कॉइल है, ये कॉइल क्या करेगा, एक आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, या आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा। तो इसके, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इसके अपोजिट में यहां पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहा है, देन करंट उसको इस तरीके से फ्लो करना पड़ेगा, मतलब यहां पे करंट उसको इस तरीके से फ्लो करना पड़ेगा, करंट उसको इस तरीके से फ्लो करना पड़ेगा, इस तरीके से। अगर ठीक है, तो इस तरीके से ये करंट इंड्यूस करेगा इस तरीके से, ताकि
जो इस इंड्यूस्ड करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हम बोल रहे हैं, तो वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहां हो, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ताकि कांस्टेंट बना रहे मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे जब करंट की डायरेक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो करंट आपका इस तरीके से फ्लो होगा, इसमें इस तरीके से फ्लो होगा, ठीक है। अगर इस तरीके से करंट इसमें फ्लो हो रहा है बेटा, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है इसमें कि ए, यहां पे ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका डी है, और ये पॉइंट आपका सी है। तो करंट का जो डायरेक्शन है वो बी से ए की तरफ होगा, कहां पे, वो बी से ए की तरफ जाएगा, और फिर इसमें डी से किसकी तरफ जाएगा, वो सी की तरफ जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे तो इसमें इनर कॉइल में इसमें करंट आपका I1 है, इसमें करंट आपका कितना है, I2 है, वो क्वेश्चंस में आपका दे रखा है। I1 एंड I2 आर करंट इन सेगमेंट ए बी एंड सी डी। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा उस पर हम बात करेंगे, उस पर बात करना है, अपने डायरेक्शन से बात करना है कि किस डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो यहां पे अगर हम बात करें I1 इन द डायरेक्शन ऑफ B टू A, B से A की तरफ जाएगा, एंड I2 इन डायरेक्शन DC, और जो DC है, DC में करंट जो है I2 है, वो किस डायरेक्शन में, वो D से C की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, तो इसको नोट कर लो। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज फॉलिंग ऑन अ मेटालिक रिंग एज शोन इन फिगर। ये आपका एक मेटालिक रिंग दे रखा है, यहां पे एक मैग्नेट जो है इस तरीके से इसके ऊपर फॉल कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन इफ लुक्ड फ्रॉम अपसाइड इन द रिंग विल बी, क्योंकि रिंग से ऊपर से, टॉप से जब उसको देखेंगे, रिंग को देखेंगे, तो रिंग में जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो कैसा होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, ठीक ना। तो यहां पे कह रहे हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग ऑन द मेटल ऑफ द रिंग, करके मेटल, जिस मेटल का रिंग बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि करंट कभी भी मेटल पे डिपेंड नहीं करता, उसका डायरेक्शन मेटल पे डिपेंड नहीं करता है। नॉन इंड्यूस्ड करंट नहीं, क्योंकि मैग्नेट फॉल कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा, तो ये ऑप्शंस भी हमारा इनकरेक्ट है। तो यहां पे दो ऑप्शंस बचते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो सिंपल, ये आपका लूप है इस तरीके से, है ना, ये आपका लूप है, मैग्नेट ऊपर से गिर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनाएगा, ये है ना, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कहां डाउनवर्ड होगा। एज यू नो, जब ये मैग्नेट फॉल करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो कॉइल जो है इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अपना एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। अगर ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट इस तरीके से फ्लो होगा, करंट आपका इस तरीके से। आप राइट हैंड थंब रूल्स के अकॉर्डिंग ये मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में कर्ल करोगे दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो आप इस तरीके से इसको कर्ल करेंगे तो करंट आपका इस तरीके से फ्लो होगा। अगर आप टॉप से देखेंगे, अगर आप टॉप से देखेंगे तो ये किस तरीके से फ्लो होगा, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज। जब आप टॉप से वो ऑब्जर्व करेंगे तो करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, टॉप आप यहां पे खड़े हैं, इस तरीके से यहां पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये लगेगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। अगर आप नीचे से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब टॉप व्यू से आप देखेंगे, टॉप से आपको दिखेगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अगर आपको बॉटम से अगर देखोगे, नीचे से देखोगे, बॉटम से अगर आप देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज दिखेगा। कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है। या आप ऐसे इसको इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, इस तरीके से भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर इसका नॉर्थ पोल इसके साउथ इसके डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्थ पोल अगर नीचे आ रहा है तो ये इस तरीके से बिहेव करेगा, यहां पे ये जो करंट इंड्यूस करेगा कॉइल में, और वो इंड्यूस्ड करंट इसको एक नॉर्थ पोल प्रोवाइड करेगा ताकि रिपल्शन हो सके अकॉर्डिंग टू लींज लॉ। तो अगर नॉर्थ आ रहा है तो ये भी नॉर्थ के जैसा बिहेव करेगा। एंड एज यू नो, किसी कॉइल में अगर नॉर्थ हम फॉर्म करते हैं तो कॉइल में इस तरीके से करंट फ्लो होता है, ये क्या होगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे, ये जो मैग्नेट, अब क्वेश्चंस में भी बन सकता है, अगर मैग्नेट अपर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्योंकि जब मैग्नेट को इससे ऊपर ले जाएंगे तो ये साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा, और साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा तो करंट क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L,
A conducting rod of length L is falling with a constant velocity v perpendicular to a uniform horizontal magnetic field B. The potential difference between its two end will be. देखो सिंपल एक मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे, अब कह रहे इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड जो है वो फॉल कर रहा है इस तरीके से, एक रॉड है और वो रॉड एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट यूज होगा मोशनल ईएमएफ का। किसका कॉन्सेप्ट यूज होगा? मोशनल ईएमएफ का। एंड जब आपने मोशनल ईएमएफ कैलकुलेट किया, ठीक ना, जब हमने मोशनल ईएमएफ कैलकुलेट किया तो उसका मोशनल ईएमएफ होता है v इज इक्वल टू VVL। इसके एंड के अक्रॉस जो इसका रॉड है, रॉड के एंड के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो ईएमएफ जो है वो VVL के इक्वल होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, VLB हो जाएगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको उठाओ यहां से, यहां ले आओ। देखो क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं, A rectangular conducting SPQR is placed in a uniform magnetic field perpendicular to the plane of extending from x to 0, मतलब x0 to xb, as shown below। यहां पे इसको 0 से यहां तक इसको एक्सटेंड किया गया है लूप को। अच्छा, as shown in below, the arm PQ of length L is moving from 0 to x equal to 2b। कह रहे वो 0 से x equal to 2b तक उसको मूव करना पड़ रहा है, यहां पे था और यहां से इसको यहां तक मूव करेंगे, ये p और q पोजीशंस में इसको ले गए। अच्छा ठीक है, विद कांस्टेंट स्पीड v, फाइंड द फ्लक्स एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। अब ये क्या कर रहा है, कह रहे फाइंड द फ्लक्स फाइंड करना है एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, कंडक्टर में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है वो आपको बताना है, ठीक है। सेकंड थिंग, कितना फ्लक्स इसमें से पास होगा वो आपको बताना है। तो देखो सबसे सिंपल सी बात है कि जब हम इस कंडक्टर को मूव करेंगे तो यहां पे ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होगा, ये तय है कि जब हम इस कंडक्टर को मूव करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो इसमें अगर हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। सेकेंड थिंग, यहां पे अगर हम बात करते हैं कि जब इस कंडक्टर को, यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को इस तरीके से v वेलोसिटी से मूव करते हैं, जिसकी लेंथ कितना है L है, मैग्नेटिक फील्ड v है, तो एज यू नो अभी हमने मोशनल ईएमएफ की बात किया था, तो इस कंडक्टर के एंड के क्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो आपका BLB के इक्वल हो जाएगा। और फैराडेज लॉ लगा देंगे तो क्योंकि ये अपोजिंग नेचर का होता है, नेगेटिव में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो VLB अगर हम बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट होगा, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि देखो VLB केवल ऑप्शन ए में है, इसके अलावा किसी ऑप्शन में नहीं है। इसमें 2LB है, ये हो नहीं सकता। जीरो फ्लक्स, जीरो इंड्यूस्ड करंट है, ये भी आपका हो नहीं सकता। तो अगर ये दो ऑप्शंस गलत है तो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी तो बचेगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। तो कभी कभी आप क्वेश्चंस को एलिमिनेटिंग मेथड से भी विद इन 10 सेकंड के अंदर आप आंसर कर सकते हो, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। तो जिस क्वेश्चन में आपका एलिमिनेशन मेथड यूज होता है तो उस क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके राइट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज B0 एंड द एंगल ऑफ डिप इज डेल। एंगल ऑफ डिप आपका कितना दे रखा है, डेल दे रखा है। अ horizontal conductor of length L laying in a magnetic field north to south move eastward with a velocity v. The EMF induced across the conductor is. कह रहे कि उस कंडक्टर के अक्रॉस EMF कितना इंड्यूस्ड होगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आप यहां पे देखो, ये नॉर्थ साउथ, ठीक, आपका ये ईस्ट, ये आपका वेस्ट। एक कंडक्टर आपका
नॉर्थ ईस्ट में रखा है, सॉरी नॉर्थ साउथ में एक आपका कंडक्टर रखा है, ठीक, उसको हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक v वेलोसिटी से ईस्ट के डायरेक्शन में, यहां पे बोला ना मूव ईस्टवर्ड, ईस्ट के डायरेक्शन में इसको क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक। अब कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज बी नॉट, कह रहे कि इस प्लेस पे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है भाई, वो बी नॉट है, कितना है, बी नॉट है, और एंगल ऑफ डिप जो है आपका यहां पे कितना, फाई है, एंगल ऑफ डिप यहां पे कितना है, फाई है। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं तो सिंपली लेट्स से अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका यहां पे बी है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट ले लो, हॉरिजॉन्टल के साथ, यहां पे हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल ऑफ डिप जो है वो कितना आपका, फाई है, एंगल ऑफ डिप कितना है, डेल दे रखा है, सॉरी फाई नहीं डेल दे रखा है। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट करेंगे, एक बी कॉस डेल, बी कॉस डेल, और एक कंपोनेंट बनेगा आपका बी नॉट साइन डेल। देखो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो इस डायरेक्शन में होगा, अज्यूम तो थोड़ा सा 3D में आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। देखो अब सिंपल ही आपका ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, आपका कंडक्टर जो है इस तरीके से प्लेस्ड है, कंडक्टर को जब हम इस तरीके से मूव करेंगे, कंडक्टर को जब ईस्ट के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सिंपल ये किस कंपोनेंट को कट करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेगा या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करेगा। तो एज यू नो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को वो कट नहीं करेगा, किसको कट करेगा, वो वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेगा। मतलब ये जो आपका v इज नॉट साइन डेल है, इस कंपोनेंट को वो कट करेगा, जब इस कंपोनेंट को कट करेगा तो इस कंडक्टर में जो आपका करंट इंड्यूस्ड होगा बेटा वो इस कंपोनेंट के कारण होगा। ये जो कंपोनेंट है आपका, ये कंपोनेंट करंट इंड्यूस्ड करेगा। तो इसका मतलब है यहां पे सिंपल मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे BLB, बट यहां पे B की जगह आप यूज करोगे B नॉट साइन डेल LB। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन देखोगे यहां पे, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो जब भी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करी जाएगी तो उस केस में अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, बॉडी अगर हॉरिजॉन्टल मूव करेगा तो वह वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेगा, जब वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका ईएमएफ इंड्यूस करेगा। अगर बॉडी वर्टिकल फॉल कर रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल को कट करेगा, जब वो हॉरिजॉन्टल को कट करेगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसमें ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट था, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ मीन रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड हैविंग 4000 टर्न्स इज रोटेट एट द रेट ऑफ 1800 revolutions per minute. In Earth's magnetic field B is equal to 0.5 Gauss. The maximum EMF induced in the coil will be. करिए कॉइल में मैक्सिमम कितना EMF इंड्यूस्ड हो सकता है, ठीक। तो सिंपल देखो यहां पे अ सर्कुलर कॉइल ऑफ मीन रेडियस, रेडियस आपका कितना दे रखा है, R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। एंड हैविंग n टर्न्स, n इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपका 4000 टर्न्स दे रखा है, और क्या गिवन है 1800 रेवोल्यूशंस पर मिनट, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइल ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू आपका 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लेना बेटा, तो 18 डिवाइड बाय 60 से डिवाइड कर देना, कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो 30 रेवोल्यूशंस पर सेकंड इसके एंगुलर वेलोसिटी हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड आपका B इज इक्वल टू 0.5 गॉस दे रखा है, B इज इक्वल टू 0.5 गॉस दे रखा है आपका। आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ईएमएफ कॉइल में जब कॉइल को रोटेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके अंदर मैक्सिमम कितना ईएमएफ जनरेट होगा, तो एज यू नो E नॉट इज इक्वल टू NBA ओमेगा। क्या होता है, E इज इक्वल टू इक्वेशंस, E इज इक्वल टू आपका होता है NBA ओमेगा साइन थीटा। जब कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो उस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो उसका इक्वेशन E इज इक्वल टू
एन बी ए ओमेगा साइन थीटा, थीटा की जगह आप ओमेगा टी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब मैक्सिमम की बात करते हैं तो ये जो वैल्यू होता है ये मैक्सिमम ई नॉट को रिप्रेजेंट करता है। वैल्यू रिप्लेस करते हैं यहां पे, एन का वैल्यू आपका कितना 4000 इनटू बी आपका 0.5 इनटू ए, क्योंकि कॉइल है, रेडियस आपका दे रखा है, तो एरिया कितना जा ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। देखो पाई 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लेना इसको, तो ये आपका जो 154 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 मीटर स्क्वायर इंटू ओमेगा आपका दे रखा 30, कितना दे रखा भाई 30 दे रखा है। देखो 5 की इससे मल्टीप्लाई कर देना, 4 की 5 से मल्टीप्लाई 20 आएगा, 2 आ जाएगा ये आपका, तो 2 इंटू 3 इंटू 154 इंटू 10 टू द पावर देखो माइनस का 4, 1 2 3 4 प्लस का 4, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देना इसको, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका जाएगा कितना, ये आपका आएगा 6 इंटू 154, तो ये आपका जाएगा, मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये आपका जाएगा ये जाएगा 4। अच्छा अभी ना यहाँ पे गॉस दे रखा है, गॉस इसको आप टेस्ला में कन्वर्ट करोगे, अभी टेस्ला में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये टेस्ला में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस का 4 आएगा, 10 टू द पावर माइनस का 4 आएगा यहाँ पे, टेस्ला में कन्वर्ट कर दोगे तो उसको, तो 6 4 जा 24 कैरी 2 और 6 5 जा 30, 30 प्लस 2 32 कैरी 3, 6 1 जा 6 और आपका 3 कितना जाएगा 9, कितना जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4, तो ये आपका जाएगा माइनस का 4, तो 0.0924 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कहीं नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई सही किया हमने, 30 प्लस 2 32, 6 रुक जाओ 5 इंटू 4 20, 2 आ जाएगा इसका, ठीक है 3 और यहाँ से हमने ले लिया 3, n आपका 4000 दे रखा था, ठीक है, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया 30 आ जाएगा, ठीक है, रेडियन पर सेकंड आ जाएगा, ओके रख दिया हमने, पाई आर स्क्वायर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 टू द पावर माइनस का 4 हो जाएगा, गॉस को इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ठीक है ठीक, तो 2 इंटू 3 6 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग 0.094, बट इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, मुझे लग रहा है ऑप्शंस में कुछ मिसप्रिंट है, बाकी आप लोग एक बार सॉल्व करके देख लेना कैलकुलेशंस में, जो भी होगा मुझे कमेंट में इसका आंसर बता देना, ठीक है, जो भी आपका आंसर आ रहा होगा। देखो नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन, जब एडी करंट की बात करते हैं, एडी करंट आपने पढ़ा है, एडी करंट तब होता है जब एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में एक मेटल को प्लेस करते हैं, मेटल शीट को प्लेस करते हैं, तो मेटल शीट के अंदर एडी करंट आपका जनरेट होता है। तो सिंपल यहाँ पे अ मेटल इज केप्ट इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मेटल इज केप्ट इन अ स्टडी मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो नहीं सकता, अ सर्कुलर कॉइल में भी नहीं हो सकता है, थ्रू अ कॉइल सर्कुलर कॉइल करंट इज पास, नो ये भी नहीं है, ऑप्शन ए, क्योंकि मेटल शीट को जब एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तब जाके वो एडी करंट जनरेट करेगा मेटल सरफेस पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन इंडक्शन फर्नेस हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, जो आप घर में इंडक्शन फर्नेस यूज करते हैं, इंडक्शन चूल्हा यूज करते हैं, तो इंडक्शंस के अंदर जो हीट जनरेट होता है वो किसकी वजह से होता है, वो एडी करंट की वजह से होता है, तो यहां पे आंसर होगा एडी करंट, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एडी करंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट, कह रहे कि इसमें से आपके पास ऑप्शंस दे रखे, इसमें से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है एडी करंट का, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस में यूज होता है, यस, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा, यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गैल्वेनोमीटर डैंपिंग में भी यूज होता है, स्पीडोमीटर में भी आपका एडी करंट यूज होता है, बट एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में यूज नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में आपका एडी करंट यूज नहीं होता है। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 20, अमंग्स द फॉलोइंग फिजिकल पैरामीटर्स व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द सेल्फ इंडक्शन,
मतलब जो सेल्फ इंडक्शन की जो फिनोमेना है या सेल्फ इंडक्शन जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किसके इक्विवेलेंट है? तो एज यू नो सेल्फ इंडक्शन इट इज व्हाट, दैट इज द इनर्शिया। तो मैकेनिक्स के अंदर जो इनर्शिया जिस तरीके से बिहेव करता है, सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के अंदर सेल्फ इंडक्शन जो है वो एक इनर्शिया के जैसा बिहेव करता है। तो किसका इनर्शिया होता है? दैट इज द इनर्शिया ऑफ मास। इनर्शिया ऑफ मास, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि इनर्शिया ऑफ एनर्जी तो होता ही नहीं है कुछ। इनर्शिया ऑफ मोमेंटम होता है बट रोटेशंस में है, बट इनर्शिया ऑफ करंट भी नहीं होता है, तो ये तो है ही नहीं, ये तो इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। दो चीजें, इनर्शिया ऑफ मास एंड इनर्शिया ऑफ मोमेंटम, जिसमें से इनर्शिया ऑफ मास होता है, ठीक, जैसा जो प्ले मैकेनिक्स के अंदर मास करता है, मास अपनी जितना उसका वेट होता है उसकी वजह से वो इनर्शिया एक क्रिएट करता है, तो सेम यहाँ पे ये अपोज करता है ना, जब उस मास को हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो वो सबसे पहले एक अपोजिशन फोर्स क्रिएट करता है जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं। तो सेम यहाँ पे भी सेल्फ इंडक्शन क्या कर रहा है, जब किसी मैग्नेटिक कॉइल में से जब वेरिएबल करंट को पास कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें सिंपली आपका वेरिएबल करंट जब हम पास करते हैं तो उसको अपोज कर रहा है, यहां पे भी अपोजिंग नेचर है। तो जस्ट आपका इसका आंसर हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मास। याद रखना कि सेल्फ इंडक्शन इज द इक्विवेलेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास। तो आई होप आपको ये जो 20 क्वेश्चन है पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको समझाया, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप जरूर जो है डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, उसमें आपको बहुत सारे ढेरों सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, एक एक करके सारे वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।